पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज करेंगे बच्चा पार्टी 10 मिनट में, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि पेपर का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच रहना चाहिए इन केस लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। बच्चा पार्टी वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि पूरे सिलेबस की ऐसी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ 10 मिनट में, कल शाम तक निपटा देंगे, आपका परसों पेपर है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जब अमेलगमेशन इन 10 मिनट, इंटरनल रिको इन 10 मिनट आए तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आखिरी अनाउंसमेंट फिर हम शुरू करते हैं। ITV PYQ और MCQs अगर चाहिए मात्र 10 से 12 घंटे में हो जाएंगे। अभी भी एक दिन लगा करके आप कर सकते हो 4 से 5 अटेम्प्ट की ITV PYQ और केस बेस्ड MCQ हमारे साथ, ICA की पूरी बुकलेट। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट बैच के नाम से लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लें। शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट लेके प्रभु का नाम। इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं सर जी? बच्चा पार्टी इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, फिर उसका फॉर्मेट, और फिर की पॉइंट्स की चर्चा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है बच्चा पार्टी? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम बिजनेस के कैश का एनालिसिस करते हैं, कहाँ से कैश आया, कहाँ से गया, और हम 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ में कैश के लेन देन को डिवाइड करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बिजनेस की डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ से पैसे का आना जाना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज से पैसे का आना जाना। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, उधार लेन देन के थ्रू पैसे का आना और जाना। अब हम याद कर लेते हैं, ये टाइप्स हो गए 3, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फॉर्मेट कैसे लर्न करें सर? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यहीं आती है। एक एक करके करेंगे। सबसे पहले कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट याद करते हैं। इसमें आपको क्या करना है बच्चों? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं जिन्हें टच कर सकते हैं और सी कर सकते हैं? इंटेंजिबल कौन से होते हैं जिन्हें टच और सी नहीं कर सकते? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है जो हमने 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए की हुई है, होल्ड की हुई है। ठीक है सर जी। तो प्यारे बच्चों, यही 3 आइटम्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों की सेल और परचेज आएगी यहाँ पर। और IDR, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। खत्म सर जी, खत्म सर जी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखो देखो, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों की सेल और परचेज। और IDR इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। हाँ, परचेज पे ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि जब परचेज करोगे चाहे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की, चाहे इंटेंजिबल की, चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, तो पैसा जाएगा, जाते हुए को आउटफ्लो को ब्रैकेट लगा के दिखाते। तो फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज है इधर मतलब IDR, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और परचेज पे लगा देना ब्रैकेट। उसके बाद आ रहा है बच्चा पार्टी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, उधार लेन देन, उधार लेना और सूद समेत वापस चुका देना। तो बताओ एक बिजनेसमैन कैसे कैसे उधार ले सकता है? 5 तरीके से उधार ले सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके, डिवेंचर्स इशू कर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से और शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। 5 तरीके से एक बिजनेसमैन पैसा उधार ले सकता है। तो इन 5 तरीके से पैसा उधार लेना और इस पैसे को सूद समेत वापस लौटा देना समय के साथ आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ये लो बच्चा पार्टी, ये लो। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये 5 जगह से पैसा लो और सूद समेत चुकाओ। पहले इन पे सूद चुकाओ, फिर इनका मूल चुकाओ। सर सूद में क्या जाएगा? ब्याज। डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे तो ब्याज चुकाओगे, और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो पैसा उधार लिया उस पर डिविडेंड चुकाओगे सूद के रूप में। इंटरिम और फाइनल, वो 2 प्रकार का डिविडेंड होता है। ठीक है सर, ये सब पेमेंट पे, सारी पेमेंट्स पे ब्रैकेट आता है, याद रखना पूरी फॉर्मेट के अंदर। ठीक है सर जी। अब इनकी मूल की रीपेमेंट कर दो। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बस ध्यान क्या रखना है, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रीपेमेंट को रिडेम्पशन वर्ड का नाम दिया जाता है, रिडेम्पशन। और इक्विटी शेयर कैपिटल की रीपेमेंट को बायबैक वर्ड का नाम दिया जाता है, बायबैक। ठीक है सर, तो पूरा याद करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 5 जगह से उधार लेंगे और सूद समेत वापस लौटा देंगे। तो पहले उधार लो 5 जगहों से। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब इन पे सूद चुकाओ। सूद क्या चुकाओगे? डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट पेड, ओके सर, और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पेड। 2 प्रकार का, इन टाइम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड। अब इनका मूल चुकाओ। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। हाँ, डिवेंचर्स के लिए और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए रिडेम्पशन वर्ड यूज करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, पहले डिवेंचर्स आएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और लास्ट में बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल।
सारी पेमेंट पे ब्रैकेट लगा देना। आखिरी फॉर्मेट की तरफ चलते हैं जो हमें तंग करता है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चा पार्टी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो डायरेक्ट मेथड का अगर इसका क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपको लिखना है सेल से जो पैसा आया, परचेज में जो खर्च हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो खर्च हो गया, डेटर से जो पैसा है, सिंपल सीधा प्लेन डाटा दे रखा हुआ, जो आ गया वो लिख दो, जो चला गया उसमें से माइनस कर दो, फाइनल आंसर निकाल लो। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आता है उसके लिए ये फॉर्मेट हमें परेशान कर देता है। तो आइए जरा इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसकी शुरुआत होती है एनपीबीटी यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है सर, इसमें ऐड करते हैं डीजीपी दिल और लेस करते हैं ड्रिप, झंझट खत्म। शुरुआत कहाँ से होती है? एनपीबीटी यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो प्रॉफिट जिसमें से अभी टैक्स पे नहीं किया आपने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐड करना है डीजीपी का दिल, डीजीपी का दिल, और लेस करना है ड्रिप, जैसे लाइट ड्रिप करती है ड्रिप। ऐड करना है डीजीपी का दिल, लेस करना है ड्रिप। सर इनकी फुल फॉर्म डीजीपी के दिल की बताता हूँ, लिख लो। डी फॉर डेप्रिसिएशन, जी फॉर गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड यानी इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डी फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ठीक है सर। लेस ड्रिप, डी से डिविडेंड इनकम, आर से रेंटल इनकम, आई से इंटरेस्ट इनकम, पी से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आई रिपीट वंस मोर, शुरुआत करो एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ऐड करो डीजीपी का दिल, डी फॉर डेप्रिसिएशन, जी फॉर गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डी फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेस ड्रिप, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहां से आप पहुंच जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंजेस रह गए हैं, बस उससे पहले का फाइनल प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से पहले वाले प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो ये हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब सीए यानी करंट एसेट और सीएल यानी करंट लायबिलिटी के बदलाव और डाल दो और झंझट खत्म। केवल एक चीज का याद रखो, केवल एक चीज का याद रखो, करंट एसेट्स की गिरावट प्लस होगी, ऐड होगी, करंट एसेट्स का डिक्रीज ऐड होगा, करंट एसेट्स का डिक्रीज ऐड होगा। तो तुम खुद बताओ करंट लायबिलिटी का क्या ऐड होगा? इंक्रीज। करंट एसेट के डिक्रीज को अगर ऐड कर रहे हो तो करंट लायबिलिटी के इंक्रीज को ऐड करोगे, क्योंकि ये उल्टा चलता है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। करंट एसेट के डिक्रीज को ऐड करोगे तो करंट लायबिलिटी के इंक्रीज को ऐड करोगे। और बच्चों ऐड वाली फिगर्स आपके पास आ गई हैं, तो लेस वाली इनका जस्ट ऑपोजिट। डिक्रीज इन सीए को ऐड किया था तो इंक्रीज इन सीए लेस होगा, इंक्रीज इन सीएल को ऐड किया था तो डिक्रीज इन सीएल लेस होगा। ये आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स पेड इसमें से माइनस कर दो, झंझट खत्म। आई रिपीट वंस मोर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐड डीजीपी दिल, डेप्रिसिएशन, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटन ऑफ, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेस ड्रिप, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक चीज ऐड करने का ध्यान रखो, डिक्रीज इन सीए, तो सीएल का क्या ऐड होगा? इंक्रीज। और डिक्रीज इन सीए ऐड किया तो इंक्रीज इन सीएल लेस होगा, इंक्रीज इन सीएल ऐड किया तो डिक्रीज इन सीएल लेस होगा। आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स पेड कर दो इसमें से माइनस। खत्म सर जी, खत्म खत्म। अब आ रहे हैं की पॉइंट्स जो आपको तंग करते हैं बच्चा पार्टी, जो आपको तंग करते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स। जहां दिखे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स, ये अकाउंट बना लो। जहां दिखे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये अकाउंट बना लो। ओपनिंग बैलेंस यहां लिखो, क्वेश्चन बताएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखो। करंट ईयर में जितना प्रोविजन आपने बनाया है टैक्स के लिए वो यहां लिखो बाय पी&एल के नाम से, और जो एक्चुअली आपने पे कर दिया है वो टू बैंक के नाम से बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, जितना करंट ईयर में प्रोविजन बनाया बाय पी&एल, जो क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी, और जितना पे कर दिया है वो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ जाएगा। इस वाले अमाउंट को बाय पी&एल वाले को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देना एनपीबीटी की कैलकुलेशन में, और इस वाले अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देना। अभी देखा था ना आपने, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर रहे थे इनकम टैक्स पेड, वो ये वाला अमाउंट होता है। सर अगर क्वेश्चन बताए ना अगर क्वेश्चन बताए ना, मतलब इसमें से कोई दो चीज गायब कर दे क्वेश्चन, मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस दे दिया, बहुत बढ़िया, मान लीजिए क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, बहुत बढ़िया, और ये दोनों ही फिगर गायब कर दिए, दोनों ही फिगर गायब कर दी, तो क्या करेंगे? जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उसी को पेड मान लेंगे, टू बैंक में लिख देंगे उसी को। ओहो हो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड करंट ईयर, अज्यूम सेम एज ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये और ये अमाउंट को फिर सेम मान लेंगे, और ये हमारा फिर बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ जाएगा। इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, झंझट खत्म, झंझट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेम बनेगा, टू बैंक की जगह बस टू डेटर्स अकाउंट आ जाता है और कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए ध्यान रखना, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैंने प्लस करवाया है ऊपर डीजीपी दिल,
डीजीपी दिल जो ऐड कर रहे थे हम, उसमें जो आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो एक्रूअल बेसिस पे ऐड होगा, जितना इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, जो बनता है पूरे साल का ड्यू आपके ऊपर वो। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आया था ना सूद में इंटरेस्ट पे कर रहे थे, वो कितना माइनस होगा, जो एक्चुअल आपने पे किया है, जो एक्चुअल आपने पे किया है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट की इनकम जो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस करते हैं, अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस नहीं किया था, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन कंडीशनल सेल परचेज, और इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, हाँ, वो कितना प्लस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जितना एक्चुअली रिसीव्ड है, जितना आपके बैंक बैलेंस में आया है, कैश में आया है आपके पास। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करते हैं ड्रिप जो था, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, हाँ, वो कितना माइनस करते हैं, जितना इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एक्रू हो चुका है, वो एक्रूअल बेसिस पे माइनस करके चलते हैं। डिविडेंड पेड का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर इंटरिम डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस होगा करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक होगा करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और फाइनल डिविडेंड पेड अगर है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस होगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक होगा। लेकिन पिछले साल वाला, अगर हम 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें 23-24 ईयर का जो फाइनल डिविडेंड है, 23-24 ईयर से रिलेटेड जो फाइनल डिविडेंड है, वो 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस होगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक होगा। इंटरिम डिविडेंड का कोई झंझट नहीं है, 23-24 का इंटरिम डिविडेंड 23-24 की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होगा और एनपीबीटी में एड बैक होगा। लेकिन 23-24 का फाइनल डिविडेंड 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक होगा। अगर लिखा है डिविडेंड केवल प्रपोज्ड है तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, उसका कुछ नहीं करना। एनपीबीटी जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कभी कभी खुद निकालना पड़ता है, उसका फॉर्मूला ये है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दी है क्या, PIPI, NTPP, N फॉर नेट प्रॉफिट करंट ईयर का, आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, T से ट्रांसफर टू रिजर्व्स, P से प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, I से इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड पेड, फिर P से प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, और फिर I से इनकम टैक्स रिफंड को कर दो माइनस। NTPP नेट प्रॉफिट करंट ईयर आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व्स प्लस P से प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का प्लस I से इंटरिम डिविडेंड पेड करंट ईयर में प्लस P से प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का माइनस इनकम टैक्स रिफंड। झंझट खत्म सर जी। और ये छोटी मोटी बातें हैं, फॉर्मेट सीरीज में याद करना है बिल्कुल, पहले ऑपरेटिंग फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग, तोड़ नहीं सकते। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, याद रखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री वाली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड अगर इशू कर दिए नॉन कैश, बदले में पैसा नहीं लिया सामान लिया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉन कैश आइटम क्यों आएगा उसमें। और डिविडेंड पेबल अकाउंट अगर कभी बनाना पड़ जाए तो सेम टू सेम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की तरह बनेगा जैसा मैंने बताया। अब पेपर का क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले प्लेन रीड कर लो क्वेश्चन को, और अगर जहां जहां एडजस्टमेंट्स है उन आइटम पे डॉट मार्क कर लो, पेंसिल से डॉट मार्क कर लो। उसके बाद अपना फॉर्मेट बना दो, जो भी क्वेश्चन ने मांगा, इन्वेस्टिंग टू इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग टू ऑपरेटिंग, और पूरा, और एक एक करके फिगर्स पुट करना पड़ो, जहां वर्किंग नोट पुट करना शुरू करो, जहां वर्किंग नोट की जरूरत है वो बना दो, ठीक है। और फिगर्स पुट करते टाइम जिन फिगर्स के आगे डॉट लगी हुई है उनकी नीचे की एडजस्टमेंट को साथ लेना ना भूलें। लास्ट में चेक कर लो कोई आइटम ऐसा तो नहीं रह गया जो अनपोस्टेड है, आंसर मैच करो। जो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वही क्वेश्चन की बैलेंस शीट में होना चाहिए तो सही है, अदरवाइज थोड़ी गलती है। चलिए बच्चा बाटी, आज के लिए इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगली वीडियो अमेलगमेशन की होगी जल्दी से। चलिए धन्यवाद। RTP PY के MCQ के लिए बैच ले लो, पॉडकास्ट रिवीजन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।